रेंजर टीवी इंडिया, ना धर्म ना जात, केवल सच के साथ। दर्शकों, आपको हमारा चैनल पसंद आता है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट जरूर करें। जब बाबा साहब जीवित थे, जब ये कुछ नहीं कर पाए, आज मरने के बाद आज तो बाबा साहब के लाखों लाखों लोग समर्थक मौजूद हैं। ये इनके दिमाग में जो ख्याल है ना, हम उस चीज़ को लाएंगे, वो अब तो लाना इनका बड़ा मुश्किल है। इस देश का हाल क्या होगा उस समय, शायद आदमी नज़र नहीं आएगा, इस देश में इंसान नज़र नहीं आएगा फिर। इसीलिए इनकी ताकत को, बहुजनों के लोगों की ताकत को कमजोरी ना समझ, उनके संतुलन को, उनकी शांति को, उनके विचार को, उनकी गंभीरता को कमजोरी ना समझा जाए। उस संविधान के चलते हुए जो लोगों को सुविधा मिली, बाबा साहब जो सुविधा संविधान में, उसके चलते लोगों को सुविधा मिली। जो मैंने अभी पहले कहा था कि बाबा साहब ने कहा, शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो धारेगा। जो अनुसूचित जाति बहुजन समाज के लोग जो थे, उन्होंने शिक्षा हासिल की, शिक्षा हासिल करके अपना इतिहास को पढ़ा, बाबा साहब को पढ़ा, संविधान को पढ़ा और कानून को पढ़ा। जब हमारे समाज में इंजीनियर, डॉक्टर, वकील जब हो गए, बाबा साहब ने ये बात कही, जिस समाज में डॉक्टर, इंजीनियर, वकील होंगे, उस समाज को कोई आदमी पीछे नहीं ले जा सकता, कोई आदमी उसको नीचा नहीं दिखा सकता, कोई उसको गिरा नहीं सकता है। जिस दिन हमारी आवाज़ को उठाएंगे, जिस दिन हमारे अधिकारों को सुरक्षित, हम आपको मान सम्मान, आपको कंधों पर, सर पे बिठा के आपको हम लेके चलेंगे। और उस दिन जब ये स्थिति हो जाएगी, तो वो आदमी वो समाज का काम करने लगा। जब प्रतिनिधित्व करने जाएगा तो वो सोचेगा, मेरे खिलाफ तो नहीं कुछ हो रहा है, मेरे खिलाफ हो रहा है तो बोलेगा, नहीं तो जनता मुझे उखाड़ के फेंक देगी, जनता मुझे अपमान कर देगी, बेजी मुझे कोई इज्जत नहीं देगी, मेरा बहिष्कार करेगी। जिस दिन ये समाज नीचे का लेवल पर ये काम शुरू कर देगा, उस दिन संगठित हो जाएंगे, अधिकार हमारे सुरक्षित हो जाएंगे, राजनीति सकुशल हो जाएगी और सब समानता की स्थिति में हम आ जाएंगे। ये देश की राजनीति चलाने का और सही तरीके मजबूत करने का ये सबसे आसान तरीका है। इस देश को जाति गणना होने पर, इस देश को समानता के आधार पर, सम्मान के आधार पर, सम्मान के आधार पर ये चलाने का जाति गणना काम कर सकती है। नमस्कार दर्शकों, मैं हूं अमित बोरसन और आप देख रहे हैं रेंजर टीवी इंडिया, ना धर्म ना जात, केवल सत्य के साथ। दर्शकों, जो हमारे देश के कुछ विषय को लेकर हम आज वार्तालाप करते हैं, हमारे साथ उपस्थित हैं समाजसेवी इंजीनियर सुरेंद्र सिंह सक्सेरिया जी, और आइए इनसे मिलते हैं। और सर, आपने जो हमें आज समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं भी आपको, आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और आपके लिए ये भगवान बुद्ध से ये वो करता हूं, विनय करता हूं कि आपका चैनल आगे बढ़े, आप भी आगे बढ़ें और मिशन के काम को, बाबा साहब के काम को वो सही तरीके से पेश करें, बिना किसी रूढ़िवाद के, बिना किसी लगाव के, बिना किसी मनुवाद के। जो बाबा साहब की एक्चुअल बात है, महात्मा ज्योतिबा फुले की जो एक्चुअल बात है, पेरियार रामास्वामी की जो एक्चुअल बात है, आप उनके आधार पर लोगों को समाज में जागरूक करें। मैं इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आपका आभार व्यक्त करता हूं। हमारा सवाल आपसे ये है कि जिस प्रकार से जो राजनीति चल रही है हमारे देश के अंदर आजकल, और किस प्रकार की राजनीति होनी चाहिए हमारे देश की, जिससे कि हमारा देश विकास कर सके और उन्नति की ओर बढ़ सके, क्या कहना चाहेंगे सर? मेरा नाम इंजीनियर चौधरी सुरेंद्र सिंह सक्सेरिया, अध्यक्ष बाबा साहेब डॉक्टर BR अम्बेडकर जयंती समारोह समिति, उत्तर प्रदेश। आपका जो सवाल है देश की राजनीति का, देश की राजनीति इस समय संविधान के बिल्कुल खिलाफ चल रही है। संविधान में मैं का शब्द नहीं है, हम का इस्तेमाल है, हम भारत के लोग। और इस समय देश की राजनीति मैं पे चल रही है, मैं, चाहे हमारा देश का प्रधानमंत्री हो, चाहे मुख्यमंत्री हो, किसी भी राज्य का हो। अब ये दो तरह की इस देश में विचारधारा हैं। एक विचारधारा है गांधीवाद की, मनुवाद की, और गोलवरकर की, सावरकर की। दूसरी विचारधारा है डॉक्टर अम्बेडकर, महात्मा ज्योतिबा फूले, पेरियार रामास्वामी, ललई सिंह यादव, जो बिहार के हमारे कर्पूरी ठाकुर जी, और कई तमाम लोग हमारे महापुरुष हुए हैं। और उन्हीं के साथ
शासन चलाने का, शासन को संभालने का, शासन के सुदृढ़ रहने का और शासन में समानता लाकर चलाने का जो शासन के ये प्रचलित बातें हैं वो सम्राट अशोक की हैं, वो वहाँ से मिलती हैं। हमारा संविधान सम्राट अशोक के शासन को ध्यान में रखते हुए इस देश को चलाना चाहता है। और जो साम्राज्यवादी है और जो जनतंत्र लोकतंत्र के ऊपर लोकशाही है वो मनुस्मृति में सम्मिलित है। और इस समय जो देश चल रहा है बंच ऑफ थॉट के आधार पर चल रहा है, जो कि मनुस्मृति का ही एक रूप है सुधरा हुआ, जो गोलवलकर ने लिखा है। अब राजनीति समाज में कैसे खराब हुई, उसका सबसे बड़ा कारण है सत्ता कांग्रेस की थी। कांग्रेस ने, यहाँ भी वर्गवाद है, यहाँ जातिवाद की सत्ता हो गई अभी, जबकि संविधान के आधार पर जातिवाद की नहीं होनी चाहिए, समानतावाद की होनी चाहिए। लेकिन उन चतुर लोगों ने, उन रूढ़िवादी लोगों ने, उन अंधविश्वासी लोगों ने, उन पाखंडिक को मानने वाले लोगों ने, उन्होंने पहले इसको वर्गवाद जातिवाद में इसको बांट दिया। उसको बांटने के बाद उन्होंने, चाहे वो एससी का हो, चाहे एसटी का हो, चाहे ओबीसी का हो, बाबा साहब ने जो सुविधा बनाई थी चुनाव के लिए वो 10 साल के लिए थी कि प्रतिनिधित्व, राजनीतिक प्रतिनिधित्व के लिए, समानता के लिए हमारे एमएलए एमपी होंगे। और नौकरी में जो आरक्षण है वो एक स्थायी रूप से आर्टिकल 16 के आधार पर है, संविधान में अनुच्छेद 16 है, उसके आधार पर है, वो स्थायी रूप से है। लेकिन ये चातुर सत्ता वो सर्विस वाले आरक्षण की बात करते हैं 10 साल के लिए, जबकि वो 10 साल के लिए स्थायी रूप से है, और उसको ख़त्म करने पे, बर्बाद करने पे पूरी तरह से काम कर रही है। जो सत्ता में प्रतिनिधित्व के लिए जो राजनीतिक हैं वो केवल 10 साल के लिए, उसमें कोई तब्दीली करना नहीं चाहता। इसका कारण स्पष्ट है कि वो सत्ता में अपने प्रतिनिधित्व को, बाबा साहब को उस हिसाब से सुविधा को दिए का वो लाभ उन्हें देता है और अपना गुलाम बनाता है। वो लोग जीत के जाते हैं, चाहे वो कांग्रेस के हों, किसी भी सत्ता के हों, चाहे वर्तमान सत्ता में हो, चाहे उससे पहली सत्ता में हो, चाहे वो राज्य की सत्ता हो, किसी भी राज्य की हो, चाहे देश की हो। जो लोग प्रतिनिधित्व चुन के जाते हैं, चाहे वो सांसद हों, चाहे वो विधायक हों, वो जो हैं वहाँ पर अपने अधिकारों की बात नहीं करते हैं। जो एससी, एसटी, ओबीसी के अधिकारों के खिलाफ जो बात होती है, उनके अधिकार छीने जाते हैं, उनके सामने संविधान में संशोधन करके अधिकार समाप्त किए जा रहे हैं, लेकिन उनमें कोई भी आदमी इस बात को नहीं बोलता है। वो सत्ता पक्ष, वो पार्टी एक विप जारी करती है, उस विप में भी उनको केवल समर्थन हाँ करना, कुछ सवाल नहीं उठाना, कोई सवाल नहीं बोलना है। इससे स्पष्ट है वो समाज का किसी भी जाति, जिस समुदाय से, उस समुदाय का प्रतिनिधित्व ना करते हुए उस पार्टी की गुलामी कर रहे हैं, चाहे वो जगजीवन राम रहे हो, चाहे और भी कोई नेता रहा हो, या उनको और भी कोई पिट्टू रहा हो। इसी तरीके से हमारे जो लोग हैं, जो सत्ता में जो जाते हैं, उनका वो अपने, हमारे बहुत से संगठन हैं देश में, सभी राज्यों में, अनुसूचित जाति, जाति जनजातियों के, वो संगठन के पदाधिकारी या सामाजिक कार्यकर्ता अपनी झूठी समान दिखावा, अपना झूठा मान, अपना बड़प्पन बताने के लिए वो सत्ता पक्ष के लोगों को, समाज के लोगों के सामने उनको बुलाते हैं, उनका मान सम्मान करते हैं, उनको इज्जत देते हैं। वो जिस पार्टी से विधायक सत्ता हैं, वो पार्टी उनको ये समझती है कि हम जो भी कर रहे हैं, इनके अधिकारों के खिलाफ कुछ भी बोल रहे हैं, लेकिन उन्हें कोई इस बात का एहसास, कोई वो नहीं है, ये हमारे समर्थन में ये आदमी है, और इसके साथ ये भी लोग इसको मान सम्मान में, ये हमारे समर्थक हैं। वो जो लोग उस बुलाते हैं वो उस गुलाम के भी गुलाम होते हैं।
तो इस तरह के जो गुलाम के गुलाम पैदा हो रहे हैं, और वो जो लोग गुलाम उनको बुला के गुलाम पैदा, तो वो दूसरे गुलाम अपने लिए पैदा करते हैं। इसलिए बाबा साहब का मिशन, मान्यवर काशीराम जी का मिशन, मान्य पेरियार जी का, राष्ट्रपिता महात्मा ज्योतिबा फूले का, और तमाम हमारे बहुजन समाज के जो पूर्वज हैं, उनका मूवमेंट कम होता जा रहा है। और उस मूवमेंट में कोई भी आदमी मिशन की बात नहीं करता है। मैं एक आगरा की बात आपको बता दूं, मतलब बात तो करता है पर काम नहीं करता। मैं वही बता रहा हूँ आपको बात, वो बात नहीं करता, बात केवल इतनी करता है, मैं बाबा साहब का सिपाही हूँ, मैं मिशन का काम कर रहा हूँ। ये कोई भी मिशन का काम नहीं कर रहे हैं, ये सब उस सत्ता पक्ष की गुलामी कर रहे हैं। उस सत्ता पक्ष के उसको मजबूत दलाल, उस गुलाम को मजबूत बना रहे हैं और अपने समाज के हथिकार हननों का हनन करा रहे हैं। इसीलिए हमारी समाज कमज़ोर है और ये एक नहीं हो पा रही है, ये बिखरी हुई है। इसको एक करने के लिए, ताकतवर बनाने के लिए इसका क्या किया जाए, ये आपने सवाल किया है। इसका सबसे आसान तरीका है, अगर हम वास्तव में बाबा साहब की बात करते हैं, हम बाबा साहब को वास्तव में पढ़े हैं और बाबा साहब के मिशन को लेकर चलना चाहते हैं, और बाबा साहब ने दिए हुए हमारे अधिकार हैं, हम आने वाली पीढ़ी के उन अधिकारों को सुरक्षित करना चाहते हैं और अपने बच्चों का भविष्य बनाना चाहते हैं। उन बच्चों को इस गुलामी से बाहर करके अपना एक जागरूक, एक स्वाभिमान बनाना चाहते हैं। तो इसके लिए हमको सबसे पहले जो गुलाम है, उस गुलाम का बहिष्कार करना होगा। उसको समाज से बुलाना ही नहीं होगा। जो बुलाते हैं उस एमएलए एमपी को, वही लोग एमएलए एमपी का भी बहिष्कार करें, जिससे सत्ता पक्ष को ये ना लगे कि मेरा आदमी ये मजबूत है, समाज में इसकी पकड़ है। हमको ये बताना चाहिए इसकी कोई पकड़ नहीं है हमारे। जब वो पूछता भी तुम मुझे बुलाते नहीं, मेरी इज्जत नहीं करते, तो उसे जवाब देना चाहिए कि तुम विधायक हो, तुम सांसद हो, तुमने समाज का कोई काम नहीं किया, तुम्हारे रहते हुए हमारे अधिकारों का हनन हुआ, तुमने ना तो विधानसभा में आवाज़ उठाई, ना संसद में आवाज़ उठाई है, इसलिए हम आपको नहीं पूछते हैं। आप जिस दिन हमारे समाज का काम करेंगे, जिस दिन हमारी आवाज़ को उठाएंगे, जिस दिन हमारे अधिकारों को सुरक्षित, हम आपको मान सम्मान, आपको कंधों पर सर पे बिठा के आपको हम लेके चलेंगे। और उस दिन जब ये स्थिति हो जाएगी, तो वो आदमी वो समाज का काम करने लगा। जब प्रतिनिधित्व करने जाएगा तो वो सोचेगा मेरे खिलाफ तो नहीं कुछ हो रहा है, मेरे खिलाफ हो रहा है तो बोलेगा, नहीं तो जनता मुझे उखाड़ के फेंक देगी, जनता मुझे अपमान कर देगी, मुझे कोई इज्जत नहीं देगी, मेरा बहिष्कार करेगी। जिस दिन ये समाज नीचे का लेवल पर ये काम शुरू कर देगा, उस दिन संगठित हो जाएंगे, अधिकार हमारे सुरक्षित हो जाएंगे, राजनीति सकुशल हो जाएगी और सब समानता की स्थिति में हम आ जाएंगे। ये देश की राजनीति चलाने का और सही तरीके मजबूत करने का ये सबसे आसान तरीका है। सर, जो हमारे देश में एक आवाज़ उठ रही है जातिगत जनगणना को लेकर, इस जातिगत जनगणना की हमारे देश को क्या कितनी ज़रूरत है और क्या वाकई में इसकी आवश्यकता है हमारे देश को? आपका जो सवाल जो है बहुत ही जायज़ है और समय की परिस्थिति हैं जो आज की पुकार में, ये समय की पुकार का भी एक आपका सवाल है। और ये इस देश को जाति गणना होने पर इस देश को समानता के आधार पर, सम्मान के आधार पर, सोमान के आधार पर ये चलाने का जाति गणना काम कर सकती है। जाति गणना बहुत गंभीर विषय भी है। बाबा साहब के टाइम पर साइमन कमीशन एक निश्चित हुआ था, वो यहाँ पर आया, उसका हमारे देश के लोगों ने, आर्य लोगों ने उसका विरोध किया, आरएसएस के लोगों ने विरोध किया, जो जनसंघ के नाम से हुआ करती थी, कांग्रेस के लोगों ने विरोध किया। वो साइमन अपना काम ना करते हुए वो वापस चले गए। उसके बाद काका कालेकर आयोग आया, उसके साथ भी उसका विरोध करते हुए जनगणना करने से रोकने की कार्रवाइयाँ की गई। फिर उसके बाद मंडल आयोग आया, उसमें भी तमाम विवाद उत्पन्न हुए, लेकिन उसमें जनगणना हुई। उस जनगणना के आधार पर
ये पता चला कि किसकी कितनी कितनी आबादी है, कौन कितनी कितनी भागीदारी का दावेदार है। होना चाहिए। अब इसको देखते हुए उसके बाद कांग्रेस के शासन था, कांग्रेस ने बीच बीच में कभी करवाई, लेकिन वो प्रॉपर ईमानदारी से की नीयत से नहीं कराई गई, और कराई गई तो उसे दबा के रखा गया, उसे स्पष्ट नहीं किया गया, और उसके ऊपर कोई लाइन ऑफ एक्शन का कार्य भी नहीं किया गया। आज जो स्थिति है, इसकी ज़रूरत क्यों है? ज़रूरत इसके इसलिए है, जो बाबा साहब ने संविधान के अंदर नौकरियों में प्रतिनिधित्व और राजनीति में जो प्रतिनिधित्व देने के अधिकार जो दिए गए हैं, उन अधिकारों से लोगों के आर्यवाद समाजी लोगों के, आरएसएस के लोगों में और रूढ़िवादी लोगों में, गांधीवाद के लोगों में, मनुवादी लोगों में और लोकशाही लोगों में इसका उसके दिमाग में उन्हें ईर्ष्या और जलन है, क्योंकि वो नहीं चाहते कि जिन लोगों को हम गुलाम बना के हमारे पूर्वजों को झूठ छल कपट से राजे रजवाड़े हम लोगों के लूट ले गए। हमारे पूर्वज, मैं एक बात और बता दूं, हमारे चमारों में भी जाडों में बहुत बड़े बड़े राजा हुए हैं, एक राजा नहीं अनेकों राजा हुए हैं, जिनका छल कपट करके राज्य उनके छीने गए हैं। ये सब संपत्ति हम लोग उस समय के राजा थे, और राजा वंशज हम लोग हैं राजाओं के। ये सब मिटाने के लिए उन्होंने, जो आर्य बाहर से आए थे, यूरेशियन जो लोग आए थे, उन्होंने अपने छल कपट से राज को छीना। छीनने के बाद उन्होंने अपने ब्राह्मणवाद की एक व्यवस्था बनाई, उस व्यवस्था में उन्होंने बड़ बनाए, बड़ के आधार पर उन्होंने बंटवारा किया। बंटवारा करने के बाद उसमें जाति भेद के तमाम जातियां बना दी, उस जातियों बंटवारा कर दिया जिससे एक ना हो सकें। इसका वो लाभ लेते रहे, इनकी फूट का कारण लेकर के, अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ी जातियों का, ओबीसी का। लेकिन बाबा साहब ने जब कहा कि जो पढ़ेगा, जो शिक्षा लेगा, वो दाढ़ेगा, बाबा साहब के अनुसार जो लोग संविधान की सुविधा के अनुसार पढ़े लिखे, उन्होंने समझा, अपना इतिहास पढ़ा, जाना, तो उन्हें ज्ञान हुआ, उन्होंने इस बात को उठाया, अपने आवाज़ की बात उठाई, अपने अधिकार की बात उठाई, अपने सम्मान की बात उठाई। जो संविधान में सुविधाएं दी गई थी उसके खिलाफ जो कार्य करने वाले थे उनका विरोध भी किया। तो उन्होंने लगा कि ये तो लोग अपने अब तो सम्मान की बराबरी की बात करने लगते हैं, क्यों ना इनको एकदम विच्छेद, इनको अलग अलग कर दिया, इनको तोड़ दिया जाए। इसीलिए उन्होंने जनगणना को बंद किया। अगर इनको जनगणना हमने कर दी और इनको पता लगा कि इनकी तादाद, इनकी ताकत इतनी है, ये इतने मजबूत हैं, तो हम इन पर शासन नहीं कर पाएंगे, कल ये शासन करेंगे। आज वो इसको दबा रहे हैं, लोगों को गुमराह कर रहे हैं। इसलिए हम सत्ता पक्ष से और विपक्ष से, आज विपक्ष तो खैर है ही नहीं, फिर भी हम उस कांग्रेस के, भाजपा के और जो लोग हैं और पार्टी के सभी लोगों से, चाहे वो किसी भी समुदाय के हों, चाहे वो MLA MP हो, अगर उनमें वास्तव में ही इस देश के प्रति प्यार है, उसमें हमदर्दी है, देश के नागरिकों के साथ स्वाभिमान की भावना उनके अंदर है, तो इस देश में सभी समाज के लोगों की, सबको बराबर का अधिकार देने के लिए, सबको सम्मान देने के लिए, किसी को ये नहीं इसका आर्थिक आधार पर रिजर्वेशन है, इसका जाति, कोई ज़रूरत नहीं है किसी की। आप सीधा सीधा आप जनगणना हर जातिवार कराइए, जिसकी जितनी तादाद हो, जिसकी जितनी भागीदारी हो, उसको उतना हिस्सा उसको दें। या कोई किसी का झगड़ा होगा, ना किसी से बवाल होगा, ना किसी का मतभेद होगा, ना किसी को, वो संविधान में जो प्रस्तावना जो दी गई है, हम भारत के लोग, वो शब्द हम भारत के लोग वहाँ एप्लीकेबल होगा। जनगणना का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है। सर, जिस प्रकार से जो हमारे देश के अंदर जो अराजकता फैलती चली जा रही है, और आए दिन आपने देखे होंगे दंगे फसाद होते जा रहे हैं, क्या कारण रहे कि सरकार के जो इन चीज़ों पर रोक नहीं लगा पा रही है, या इनकी सरकार की मंशा नहीं है कि ऐसी चीज़ें रुकें, और हमारे देश को जो क्या नाम है, पतन की ओर जा रहा है एक तरह से, जो महंगाई बढ़ रही है हमारे देश के अंदर, और
रोजगार की कमियां हो रही हैं, इन चीज़ों पर ध्यान ना देकर सरकार जो अपनी जो भाषा है उनकी जो बिगड़ती चली जा रही है, इस विषय पे आप क्या कहना चाहेंगे? जहाँ तक आपने कहा है, हमारा देश पतन की ओर जा रहा है, और विशेष करके आपका मतलब है जो बहुजन समाज के लोग हैं, SC ST के लोग हैं, इनके अन्याय अत्याचार हो रहे हैं। वो क्यों हो रहे हैं? इसका सीधा सीधा बहुत साफ सुथरा स्पष्ट तौर पर है। बाबा साहब ने जो संविधान लिखा, ये की छिपा हुआ नहीं कि बाबा साहब के साथ भी कितने अन्याय अत्याचार हुए थे उस समय। बाबा साहब ने सारे अन्याय अत्याचारों का मुकाबला करते हुए अपने परिवार की, अपनी संतान को भी खोते हुए उन्होंने संघर्ष किया। संघर्ष करते हुए उन मनुवादियों से, उन ब्राह्मणवादियों से, उन अंधविश्वास वालों से, उन पाखंडी लोगों से, उन आर्य समाज के लोगों से, उन क्या नाम है आपके RSS के लोगों से, सबके सामने बड़ी मुस्तैदी के साथ, दिलेरी के साथ उन्होंने लड़ा। वो जानते थे कि हमारे पूर्वज राजा थे, यहाँ के बलशाली थे, ताकतवर थे, वो उनमें खून था बाबा साहब के अंदर, वो ताकत थी। उस बल पे उस चीज़ का मुकाबला करते हुए वो उस मुकाम हासिल किया जो मुकाम पूरे देश में आज तक कोई भी सवर्ण जाति का कोई भी आदमी वो मुकाम आज तक हासिल नहीं कर सका है। उस मुकाम बाबा साहब ने संविधान लिखा। उस संविधान के चलते हुए जो लोगों को सुविधा मिली, बाबा साहब जो सुविधा संविधान में, उसके चलते लोगों को सुविधाएं मिली। जो मैंने अभी पहले कहा था कि बाबा साहब ने कहा शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दौड़ेगा। जो अनुसूचित जाति बहुजन समाज के लोग जो थे, उन्होंने शिक्षा हासिल की। शिक्षा हासिल करके अपने इतिहास को पढ़ा, बाबा साहब को पढ़ा, संविधान को पढ़ा और कानून को पढ़ा। जब हमारे समाज में इंजीनियर, डॉक्टर, वकील जब हो गए, बाबा साहब ने ये बात कही, जिस समाज में डॉक्टर, इंजीनियर, वकील होंगे, उस समाज को कोई आदमी पीछे नहीं ले जा सकता, कोई आदमी उसको नीचा नहीं दिखा सकता, कोई उसको गिरा नहीं सकता है। जब इन्होंने देखा इस समाज में इंजीनियर भी हैं, डॉक्टर भी हैं, वकील भी हैं, और ये आप सामने अधिकार की बात करते हैं, हमारा बराबरी का मुकाबला करते हैं, ये ईर्ष्या उनके पूर्वजों में बाबा साहब के प्रति थी। वो ईर्ष्या, हम बाबा साहब की संतान है, वो उनकी संतान है, वो ईर्ष्या के कारण और जनगणना ना करा के हमें कम माइनॉरिटी में बताने का, अल्पसंख्यक दिखा करके वो हमारे ऊपर उस ईर्ष्यावश अन्याय अत्याचार करते हैं, घटनाएं करते हैं। हमारे लोग बटे हुए हैं थोड़े थोड़े हिस्सों में, और पूरी तरह से जैसे वो लोग शिक्षित हैं, हमारे लोग शिक्षित नहीं हैं। तो शिक्षित नहीं है इसलिए उन शिक्षित लोगों से वो ईर्ष्या रखते हैं। उन शिक्षित लोगों के लिए उसी समाज में वो अपने रूढ़िवादी, पाखंड पे, अंधविश्वास से पूजा पाठ, घंटा बजाने का तरीका उनको बताते हैं। जैसा आप देखते होंगे OBC वगैरह के लोग कितने कावड़ होते हैं, कितने मंदिर पूजा में जाते हैं, वो इसमें उनको उलझा दिया है। और जो पढ़े लिखे लोग हैं वो इसका विरोध करते हैं, वो इसका सामना करते हैं। इससे वो लोग ईर्ष्यावश हमारी बहन बेटियों के साथ, हमारे बच्चों के साथ, हमारे उनके साथ ये अन्याय अत्याचार करते हैं। दूसरी बात, हमारे लोग इतने बहादुर हैं, चाहे वो गरीब हो चाहे कमजोर हो, वो अकेला संघर्ष करने के लिए सामने ताकत रखता है। मैं बड़ी चुनौती के साथ, बड़े दावे के साथ इस बात को तुमसे कह रहा हूँ, चाहे वो RSS का कोई भी हो, चाहे किसी सेना का हो, वो हमारे एक आदमी को मान लेंगे 100 आदमी 10 आदमी होते हैं। आपके मंच के मार्फत से मार सकते हैं और चुपके से मार दें, चुपके से, धोखे से मारते हैं जी। मैं पूरी चुनौती और दावे के साथ, चेतावनी के साथ मैं उन लोगों से कहना चाहता हूं, अगर वो इतने बहादुर हैं, अगर वो इतने बहादुर हैं, इस समाज के बहुजन लोगों को जनगणना करा के एकत्र एक दिन, एक समय निश्चित कर दें, जितने आदमी ये यहाँ बहुजन समाज के, उतने एक एक आदमी से टकरा के देखे तो पता चल जाएगी कौन कितना बहादुर है। और इस बात के लिए वो उसमें का
कोरेगांव को भी याद कर लें, वो भी हमारे पूर्वज से 500 चमार जिन्होंने 28,000 30,000 को मारा था। हम उन्हीं की संतान हैं। आज हौसला बुलंद हम यही रखते हैं, अगर तुम बहादुर हो उन बाहुबलों के सामने आओ जो मुकाबला तुम्हारा कर सकते हैं। एक घर पे तुम 100 घर अकेले होकर गांव में दबा सकते हो, उसे मार सकते हो। एक अकेला आदमी उसे नहीं टकरा सकता है। अगर ताकत है तुम्हारे अंदर, वैसे पहले उनकी तरह बन के देखो या उन्हें अपने बराबर बना के देखो, फिर उनसे मुकाबला करो, तब आपको पता लगेगी शक्ति क्या होती है, टकराव क्या होता है। ये कायरता है तुम्हारी, ये बहादुरी नहीं है 100 आदमी एक आदमी को मारेंगे। इससे स्पष्ट होता है कि वो बहुजन समाज के लोग, उन्हें अपनी माँ का दूध पिया है, वो इतना संघर्ष करने की क्षमता रखता है, और तुमने पता नहीं क्या पिया है ये मालूम नहीं चलता है। अगर दूध पिया होता तो एक आदमी को 100 आदमी मारने के लिए नहीं आते। कोई कायरता का तुमने पानी पिया है, वो दूध नहीं पिया है। इसीलिए ये जो समाज, राजनीति और ये छल कपट और ये हमारे साथ इतना अन्याय अत्याचार हो रहा है, हमारा शोषण जो हो रहा है, वो इसलिए हो रहा है हमारे ईर्ष्या बस। और अब शिकायत भी करने कहीं जाएं, सत्ता उनके, पक्ष उनका, अधिकारी उनके, ऊपर सब उनके वो हैं, इसलिए वो सुनते नहीं हमारी बात को, हमारे लोगों की प्रार्थना को हमारे प्रार्थना पत्र में नहीं लेते हैं, इसलिए वो अपने आप को ताकतवर कहते हैं। अगर इतने ही तुम ईमानदार हो, इतने ताकतवर हो, जो अन्याय अत्याचार होता है उसके साथ निष्पक्ष जांची करके देख लो, फिर उसमें कार्रवाई लो, पता चलती है क्या है। तुम वहाँ भी निष्पक्ष नहीं हो, वहाँ भी तुम बेईमान हो। ये सब कारण ईर्ष्या का है। आज देश में जो रह सकता है वो अम्बेडकरवाद और गांधीवाद के और मनुवाद, अम्बेडकरवाद से इन दोनों तीनों को ईर्ष्या है। उस ईर्ष्या, हमारे पूर्वजों से ईर्ष्या इन सबको है, चाहे ज्योतिबा फूले हो, चाहे पेरे रामन, उनके ईर्ष्या बस ये हमारे साथ अन्याचार, हमको दबाने के लिए हम उनकी बात ना करें, अपने पूर्वजों की बात ना, लेकिन हम मरते दम तक, सांस जब तक रहेगी हम अपने पूर्वजों की बात करेंगे, हम पूर्वजों के साथ पे लड़ते रहेंगे, झगड़ते रहेंगे, तुम्हें मुकाबला करते रहेंगे, संघर्ष करते रहेंगे, और तुम्हारे शोषण को एक दिन ऐसा आएगा, एक दिन हमारा समाज जगेगा, उस शोषण का हम नाश कर देंगे, तुम्हें मानवता इंसानियत के रास्ते पर लाएंगे, समानता हम भारत के लोग तुमसे कहलवाएंगे। सर, जिस प्रकार से जो हमारे बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी पढ़ पाए और पढ़ने के बाद में हमारे देश का संविधान लिखा, क्या उनका पढ़ाई में या उनका जो संविधान लिखने में सहयोग मान सकते हैं अंग्रेज़ों का, जो ब्रिटिश सरकार के द्वारा जो हमारे देश में सरकार चलाई गई, तो क्या मान सकते हैं कि उनकी सरकार इतनी अच्छी थी कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पढ़ पाए? और क्योंकि उस ज़माने में जो लोग हत्याएं कर देते थे एक इंसान की, अगर सही बात को पेश करे जनता के समक्ष, तो जबकि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी पढ़ पाए और सुरक्षित रहकर भारत देश का संविधान लिखा, क्या कहना चाहेंगे अंग्रेज़ों की उस शासनकाल के विषय पर? देखिए, आपने कहा बाबा साहब कैसे पढ़ पाए, अंग्रेज़ों के सहयोग से पढ़ पाए या इस देश के निवासियों के सहयोग से पढ़ पाए, इसमें अंतर है जी। अगर अंग्रेज शासन, पहले तो हम लोगों के लिए पढ़ाई ही वर्जित थी, हम पढ़ ही नहीं सकते थे जी। हम कोई बात सुन नहीं सकते थे, हम कोई बात बोल नहीं सकते थे, बोलने में हमारी जबान काटी जाती थी, सुनने में हमारे कान में रांगा डाला जाता था। जब ऐसी परिस्थितियां थीं उस समय पढ़ने का सवाल ही पैदा नहीं था जी। और इस देश में वो परंपरा थी, जो बहुजन समाज के जो लोग थे, चाहे वो एसटी के हों, एससी के हों, आदिवासी हों, चाहे बैकवर्ड के हों, उनका पहला बच्चा जब होता था तो उस बच्चे को ये अपनी रूढ़िवादी षड्यंत्र से, पाखंडवादी षड्यंत्र से, अपनी चालाकी और चाणक्य नीति से उस बच्चे को नदी में फेंकवा दिया करते थे। क्यों? कि पहला बच्चा जो होता है वो ताकतवर, हष्ट-पुष्ट होता है, माँ का दूध पीता है। उनको मालूम थी ये बच्चा बड़ा हुआ, होश आ गया, समझ गया तो हमारा कल मुकाबला करेगा, इसलिए इसको ख़त्म कर दो। इसी तरीके से मंदिर की व्यवस्थाएं हैं।
लड़कियों को हमारी रख दिया करते, उसके साथ जो कुत्ता नाजायज, फिर उसको नाम दे दिया करते हरिजन की औलाद। ऐसे बहुत सी ऐसी पाखंड जो इनकी नीतियाँ थीं, अन्याय अत्याचार की जो नीतियाँ थीं, अंग्रेज़ों ने अपना कानून बनाया। अंग्रेज़ों ने शिक्षा का रास्ता खोला, शिक्षा सबके समान होगी। सबसे बड़ी बात अंग्रेज़ों ने रखा कि ब्राह्मण को कोई न्यायाधीश नहीं बनाया जाएगा, इसका चरित्र न्यायोचित नहीं होता है, न्यायप्रिय नहीं होता है, ये निष्पक्ष नहीं होता है, ये पक्षपाती होता है, ये धूर्त होता है, इसके अंदर कपट होता है, ये जातिवाद की दुर्भावना की बातें करता है। अगर बाबा साहब को अंग्रेज़ों ने शिक्षा अगर नहीं खोली होती तो बाबा साहब शिक्षक नहीं बन पाते। इतनी शिक्षा देने के खोलने के बावजूद बाबा साहब ने पढ़ाई में बड़ा अपमान सहा, बहुत संघर्ष किया। उसके बाद उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत नहीं थी, वो वजीफा भी लिए। उसके बाद साहू जी महाराज ने भी उनको पढ़ाने में मदद की और वो विदेश पढ़ने गए। वहाँ भी अंग्रेज़ों ने उसे मान सम्मान से देखा, पढ़ाई की। और वो अंग्रेज बाबा साहब आज दुनिया में नहीं है, लेकिन उनके काबिलियत, उनकी शिक्षा को, उनकी योग्यता को आज भी वो इज्जत करते, आज भी मानते हैं। इस देश के लोग, इस भारत के लोग जो आर्यवादी लोग हैं, आरएसएस के लोग हैं, कांग्रेस के लोग हैं, गांधीवादी लोग हैं, मनुवादी लोग हैं, अंधविश्वासी लोग हैं, पाखंडी लोग हैं, वो इस बात को आज भी बाबा साहब से ईर्ष्या रखते हैं। उनका नाम लेने में भी उनको शर्म आती है। और बाबा साहब इतने ताकतवर हैं, आज भी इस दुनिया में ना होने के बाद में भी उनकी मूर्तियाँ इतनी ताकतवर हैं, उनसे उनको डर लगता है, वो घबराते हैं। उन्हें मालूम है इस मूर्ति के सामने जो भी जाएगा, इसकी परछाई बाबा साहब की उस आदमी पड़ेगी, वो आदमी बाबा साहब को देख के बाबा साहब की बात करेगा, इसलिए इनको डर लगता है, इसलिए बाबा साहब मूर्तियाँ तोड़वाते हैं। बाबा साहब को शिक्षा हासिल करने में साहू जी महाराज का बहुत बड़ा हाथ है, अंग्रेज़ों का तो है ही है। और आज भी अंग्रेज़ बहुत मानते हैं, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने जहाँ भी, अब तो सभी देश, कनाडा हो, कोई भी, सारे देश मानते हैं बाबा साहब के नाम। लेकिन नहीं मानता है तो ये कायर लोग, ये हिंदुस्तान के शासक आरएसएस के लोग, गोलवरकर, सावरकर, ये सब कायर लोग हैं। मैं खुली चुनौती के साथ कहता हूँ और हम सिद्ध भी इसे कर देंगे। ये बाबा साहब जीवित थे जब ये कुछ नहीं कर पाए, आज मरने के बाद आज तो बाबा साहब के लाखों लाखों लोग समर्थक मौजूद हैं। ये इनके दिमाग में जो ख्याल है ना, हम उस चीज़ को लाएंगे, वो अब तो लाना इनका बड़ा मुश्किल है। इस देश का हाल क्या होगा उस समय शायद आदमी नज़र नहीं आएगा, इस देश में इंसान नज़र नहीं आएगा फिर। इसीलिए इनकी ताकत को, बहुजनों के लोगों की ताकत को कमजोरी न समझ, उनके संतुलन को, उनकी शांति को, उनके विचार को, उनकी गंभीरता को कमजोरी ना समझा जाए। मैं यही आपसे कहूँगा, बाबा साहब के लिए बहुत बड़ा योगदान है। अंग्रेज़ों ने बहुत से कानून बनाए जो हमारे पक्ष में थे, जिनकी वजह से, और आरक्षण भी सबसे पहले साहू जी महाराज ने अपने राज्य में, अपने शासन में शुरुआत की थी। उसी को संविधान में भी बाबा साहब ने भगवान बुद्ध को ध्यान में रखते हुए, उनकी नीतियों को ध्यान में रखकर संविधान को तैयार किया है। और उन्होंने एक बात साफ कह दी थी उस समय बाबा साहब ने कि संविधान कितना ही अच्छा हो, लेकिन चलाने वाले लोग अच्छे नहीं हैं, उनकी नीयत अच्छी नहीं है, तो संविधान गलत साबित होगा। संविधान कितना ही खराब हो, लेकिन चलाने वाले लोग अच्छे हैं, उनकी नीयत अच्छी है, नीति साफ है, तो संविधान बहुत अच्छा साबित होगा। ये बाबा साहब की पढ़ाई लिखाई, योग्यता की, काबिलियत की पहचान थी। और शिक्षा हासिल करने के लिए बाबा साहब को सहयोग देने वाले अंग्रेज और साहू जी महाराज भी रहते, उसकी वजह से उन्होंने शिक्षा प्राप्त की और देश आज बढ़ रहा है। लेकिन अगर ये बंच ऑफ थॉट पे संविधान को ही भुलाते हैं, संविधान को तोड़ते हैं और बंच ऑफ थॉट पे, इस देश इतना बर्बाद हो जाएगा। अब तो बर्बाद हो गया और भी पूरा गर्द में चला जाएगा। इस देश को 100 साल से भी ज़्यादा ऊपर लग जाएंगे बराबर लाने में। इसलिए यहाँ की जनता को, सबको समझने की ज़रूरत है। इन रूढ़िवादी लोगों को, इन पाखंडी लोगों को, उन पूजा पाठ घंटा बारों को जो झूठा भगवान बनाए बैठे हैं, इन लोगों को इस सत्ता से हटाना होगा। और अंबेडकर के अनुसार जनगणना के आधार पर और बैलेट पेपर के द्वारा आपको चुनाव कराना होगा। तो इन बेईमानों को उठाया जाएगा,
तब इसमें समानता का, हम भारत के लोगों का राज आ सकता है। और ऐसा नहीं करेंगे तो ये देश गर्द में जाएगा, इसका कोई और रास्ता नहीं है। तो आज की न्यूज़ आपको पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब ज़रूर करें, जिससे कि हमारा चैनल आगे बढ़ सके और हम अपने देश और देशवासियों की सेवा कर सकें। इसी के साथ फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए आपसे विदा लेते हैं। नमस्कार।